नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की SST की जो आपकी चारों बुक हैं उनका फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के 5 लेसन का किया है, ज्योग्राफी के हम 4 लेसन कर चुके हैं और अभी पॉलिटिकल साइंस हमारा चला हुआ है, जिसका तीसरा लेसन आज हम रिवाइज करेंगे। ये वीडियोज़ में अभी हरियाणा बोर्ड के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, इसलिए बीच में हिस्ट्री के जो बचे हुए लेसन या ज्योग्राफी के वो छोड़ दिए और पॉलिटिकल साइंस का भी हम ये करके इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के 3 लेसन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका लेसन नंबर 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पहला जो लेसन हमने पढ़ा था वो सत्ता की साझेदारी पढ़ा था और स्वयं में हमने देखा था कि भाई पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी है क्या। विभिन्न जो आपके जातीय समूह हैं या धार्मिक समूह हैं, हमने उसमें श्रीलंका का उदाहरण देखा, बेल्जियम का उदाहरण देखा। भारत में भी हमने सत्ता की साझेदारी के संबंध में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ सत्ता की साझेदारी है। और 9th क्लास में आपने देखा भी होगा कि हमने जो है विभिन्न जो जातीय हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको कुछ आरक्षण भी हमने दे रखा। तो वो भी एक तरह से सत्ता के अंदर हिस्सेदारी ही है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा लेसन हमने संघवाद देखा कि संघवाद में राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले, केंद्र को प्रतिनिधित्व हो केंद्र का राज्य और केंद्र मिलके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। और हमने देखा कि भारत में तो 3 स्तर का संघवाद है, जिसमें हम स्थानीय स्तर की भी सरकारें बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि एक राष्ट्र के या एक देश के अंदर विभिन्न जो जाति या धर्म और लैंगिक मसले का मतलब हो गया भाई स्त्री पुरुष लिंग के आधार पे जो हैं, क्या ये जो विविधताएं हैं इनसे किसी देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वहाँ आपस में उनका जुड़ाव कैसा होता है। क्या ये इस प्रकार की जो विविधता है भाई, बहुत सारी जातियों के धर्मों को मानने वाले लोग किसी एक देश में रहते हैं, तो उसके कारण से कि ऐसा तो नहीं है कि भाई देश के जो विभाजन हो जाए, विभाजन की स्थिति में पहुँच जाए, इससे देश मजबूत हो सकता है। वो सारी बातें इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं परिचय। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। वही समाज के आधार पे जाति है, धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे जो विविधता है, जैसे बहुत सारी जातियां, धर्मों को मानने वाले लोग हैं या फिर स्त्री पुरुष, ये जो विविधता है यानी ये समाज लोकतंत्र के लिए क्या है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सबको लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधित्व मिलता है। और उनके जो अलग जाति या धर्म को मानने वाले लोग हैं तो विचार भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उससे एक जो बढ़िया विचार है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की व्यक्ति कई बार लोकतंत्र के लिए लाभकारी होती है। तो ये जो सामाजिक असमानताएं हैं, इनको लेकर के जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, किसी की व्यक्ति आती है, तो वो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने वाली भी होती है कई बार। और इसमें मुख्य असमानताएं जो हैं वो क्या क्या हैं, लिंग के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर ये असमानताएं हो सकती हैं। तो ये तो था परिचय। अब बात करते हैं लैंगिक असमानता और राजनीति कि भाई स्त्री और पुरुषों के आधार पे जो लैंगिक असमानता है उसका राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव और राजनीति का लैंगिक असमानता पे क्या प्रभाव है। तो लैंगिक विभाजन, समाज के अंदर औरतें भी हैं, पुरुष हैं, उनको अलग अलग भूमिकाएं देना। तो एक तो ये है कि पुरुषों और औरतों की जो भूमिकाएं समाज में वो अलग अलग दी होती हैं। जैसे कि भी पुरुष ज़्यादातर बाहर का काम करते हैं, खेत का काम करते हैं या कहीं मेहनत का जो ज़्यादा काम होता है, घर में भी अगर कोई जोर का काम है, भाई ताकत का काम, मेहनत का ज़्यादा काम है तो वो पुरुष करते हैं। और महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर घरों के अंदर रहती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। और अभी तो खैर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है और महिलाएं भी घरों से बाहर निकल करके और अपनी जो है उन्नति के शिखर तक पहुंच रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं जैसे गाड़ी से लेकर के हवाई जहाज़ तक चलाती हैं। तो औरतों को घर के कामकाज तक सीमित माना गया, पुरुषों का वर्चस्व सार्वजनिक जीवन पर है, ये ऐसा माना गया। तो एक प्रकार से विभाजन किया गया। लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो भाई बराबर हैं और दोनों ही सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं।
जैसे पहले क्या था, महिलाओं का जो काम था वो घरेलू और मूल्यहीन समझा गया, जबकि पुरुषों का काम अधिक मान्यता प्राप्त था। लेकिन आज महिलाओं के कार्य को भी है जो वो महत्व दिया जाता है, और महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके बाहर फील्ड में भी काम करती हैं। तो इस चीज़ में सुधार कैसे आया, और इसके लिए क्या हुए भाई, कुछ आंदोलन चले। जैसे महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किए, तो जिसके बाद धीरे धीरे उनको रोजगार और शिक्षा के मामलों में बराबरी दी गई। नारीवादी आंदोलन चले, उन्होंने राजनीतिक और पारिवारिक जीवन दोनों में बराबरी की मांग की कि महिलाओं को राजनीति में भी जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, और इसी का परिणाम है कि पंचायतों के अंदर 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को दिया गया, और अब हरियाणा के अंदर तो ये कितना हो गया, 50% हो गया भाई। आज महिलाएं विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि पेशों में आगे बढ़ रही हैं, तो चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की या साइंस की पढ़ाई हो, या एजुकेशन का मामला, वो हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। और जो भी बोर्ड एग्जाम्स के जब रिजल्ट आते हैं तो उनमें तो हमें देखने को अक्सर मिलता ही है कि जो टॉप है वो हमारी बेटियां ही करती हैं। तो भारत के अंदर क्या स्थिति है भाई, लैंगिक आधार पे किस प्रकार की स्थिति भारत के अंदर, वहाँ देखते हैं। तो महिलाओं की साक्षरता दर भारत में अभी भी क्या पुरुषों से कम है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उच्च शिक्षा व उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। जो बड़े बड़े पद हैं वहाँ पे महिलाएं बहुत कम पहुँच रही हैं। लेकिन बात करें तो हमारा सबसे बड़ा पद जो होता है देश का, वो राष्ट्रपति, वो वर्तमान में हमारे लिए गौरव का विषय है कि एक महिला उस पद को सुशोभित कर रही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो महिला होने के साथ साथ अनुसूचित जनजातीय से आती हैं। समान मजदूरी कानून के बावजूद महिलाओं को कम वेतन, तो महिलाओं को कई जगह देखो भाई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तो सेम वेतन मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी जो महिलाओं को है वो कम वेतन दिया जा रहा है, तो जो कि क्या हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कन्या भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात की समस्या, तो भारत में अभी भी थोड़ा सा लिंग अनुपात समान नहीं आया है, तो अभी लड़कियों की संख्या कम ही है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। महिलाओं पर हिंसा और शोषण, तो ये मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं भारत के अंदर भी और विदेशों में भी कई जगह, तो इस चीज़ को हमें दूर करना है और समाज को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। भाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर लें कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, महिलाएं राजनीति में कितनी और पुरुष कितने हैं। तो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है, यानी हमारे जो MP है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जिस सदन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पे महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व वो बहुत कम है। 2019 में कितना था, 14.36% ही था, ये काफ़ी कम है। और विधानसभाओं में तो और भी कम है, जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ के 5% से भी कम महिलाएं हैं। बात करें पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं, इससे 10 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। तो यानी कि 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी हमने, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए। तो यहाँ ठीक ठाक स्थिति है कि 10 लाख महिलाएं हैं जो निर्वाचित हुई हैं, यानी चुनी गई, चाहे वो सरपंच बनी हो, चाहे नगर पालिका में प्रधान बनी हो। और हरियाणा में तो एक अच्छी बात ये है कि हमने क्या कर दिया भाई, लगभग 50% सीटें जो महिलाओं के लिए हमने आरक्षित कर दी हैं हरियाणा के अंदर। मांग, संसद और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए क्या मांग रखी गई अभी कि 1/3 सीटें वहाँ भी आरक्षित हो, जैसे कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। तो ये बात हमने प्रतिनिधित्व की जो वर्तमान में काफ़ी कम है, लेकिन उसके लिए मांग की जा रही है लगातार। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति कि भाई धर्म का राजनीति से क्या संबंध है, राजनीति का धर्म से क्या संबंध है। तो धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने हुए हैं, लेकिन हम धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें जो हमारे विभिन्न धार्मिक समुदाय जो देश में रहते हैं उनके हितों की रक्षा करने, और वो रक्षा कहीं ना कहीं राजनीति के द्वारा ही हो सकती है। तो उनकी जो विशेष पहचान है, उनकी जो अपनी संस्कृति है, परंपराएं हैं, अगर उनको संरक्षित करके हमें रखना है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हम राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा था राजनीति धर्म के नैतिक मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी धर्म के अंदर जो नैतिकता की बात की गई है वो कहीं ना कहीं किसके अंदर आनी चाहिए, राजनीति के अंदर आनी चाहिए। ऐसा अभी जो हमने क्या किया हुआ है कि धर्म को राजनीति के लिए हमारे नेताओं ने बना रखा है। धर्म किसके लिए, राजनीति के लिए। होना क्या चाहिए कि धर्म के लिए राजनीति होनी चाहिए, कि हमारी जो नैतिक मूल्य हैं धर्म के आधार पे, उनके हिसाब से राजनीति होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा आवश्यक,
तो अल्पसंख्यक जो समुदाय हमारे उनकी सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए उनके जो धार्मिक हित हैं उनकी का संरक्षण जरूरी है और इसलिए हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। महिला आंदोलन, पारिवारिक कानूनों में समानता की मांग जो महिलाओं ने वो कर रखी है कि जो परिवार के जो कानून उसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो महिलाओं को भी समानता मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता। क्या धर्म एक अलग चीज़ है और सांप्रदायिकता भाई अलग चीज़ है। जब हम धर्म को राष्ट्र का आधार बना दिया जाए तो समस्या शुरू होती है। अगर हम किसी एक धर्म को राष्ट्र का धर्म बना दें तो फिर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके कारण से देश के अंदर फिर दंगे होने की आशंकाएं रहती है। तो इसलिए धर्म को राष्ट्र का आधार अगर बना देंगे तो हम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए सांप्रदायिक सोच क्या है कि धर्म ही समुदाय का आधार है। ये सांप्रदायिक एक सोच है कि भाई जो हमारा समुदाय है वो इसी धर्म को माने, इसके रूल रेगुलेशन पे चले, इस प्रकार की जो मानसिकता होती है वो सांप्रदायिक सोच को जन्म देती है। तो इसके प्रकार क्या होते हैं सांप्रदायिकता के? तो इसके कारण एक तो धार्मिक पूर्वाग्रह होते हैं भाई कुछ, कि हमारा और श्रेष्ठता की भावना होती है कि हमारी जो बातें हैं वही सबसे ऊपर हैं, हमारे ये जो विचार हैं यही बस अंतिम सत्य हैं, तो इस प्रकार की भावना। बहुसंख्यकवाद या अलग राज्य की मांग, जब कोई एक धर्म ज़्यादा हो जाता है किसी जगह पे तो वहाँ बहुसंख्यकवाद हो जाता है, या फिर जो कम संख्या में रहते हैं वो अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं क्योंकि उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जाती। जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, तमिलों ने क्या किया था कि भाई हमें अलग से देश बना के दे दिया जाए, और वहाँ के जो सिंहली थे उन्होंने बहुसंख्यकवाद फैला दिया था वहाँ। सांप्रदायिक गोलबंदी होती है, फिर उसके आधार पर चुनाव में धार्मिक अपील। भाई जो अगर फिर इस प्रकार की स्थिति होगी तो बहुत सारे नेता आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपने धर्म के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे खुद को वोट देने के लिए कि मेरे धर्म के जो सारे के सारे लोग हैं वो मुझे वोट दें, और कहीं ना कहीं चुनावों में भी इस चीज़ की अपील करते हैं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। और इसका परिणाम क्या होता है? फिर सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार। तो इन चीज़ों से फिर हिंसा देखने को मिलती है, दंगे होते हैं और लोग मारे जाते हैं, नरसंहार होता है। तो इस चीज़ से हमें बचाना होगा देश को सांप्रदायिकता से। सांप्रदायिकता बहुत खतरनाक चीज़ है। अब बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है भाई। धर्मनिरपेक्ष शासन वो है जिसमें संविधान का अपना या देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को समान समझता है और सभी धर्मों को प्रचार प्रसार करने की छूट होती है। तो भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी एक धर्म को हमने दर्जा नहीं दे रखा, किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा हमने नहीं दिया, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है। तो ये धर्मनिरपेक्ष संविधान का या राष्ट्र का गुण होता है कि वो अपने नागरिकों को जो भी जिस धर्म को मानते हैं वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। कोई एक धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये तो फलां धर्म का है तो मैं इसके साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, इसके साथ काम नहीं कर सकता, या ये मेरे से नीचा है, इस प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता भाई। कब कर सकता है? जैसे छुआछूत पर रोक लगानी है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर किसी धर्म के अंदर हैं छुआछूत जैसी, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए राज्य यानी कि जो हमारा संविधान है या हमारा जो देश है वो इसके अंदर दखलंदाजी या हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये बात होगी भाई धर्म की। तो धर्म की हमने ये देखा कि राजनीति के अंदर धर्म को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमें सांप्रदायिकता की ओर नहीं बढ़ना है। सांप्रदायिकता काफ़ी खतरनाक चीज़ है और हमारा जो शासन है वो धर्मनिरपेक्ष शासन है और हमें इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। जाति और राजनीति, तो भाई जाति और राजनीति ये भी एक दूसरे से काफ़ी संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाति में राजनीति होती है, राजनीति में भी जाति देखने को मिलती है, तो कई प्रकार की समस्याएं देश में आती हैं। जैसे जातिगत असमानता क्या है? जाति व्यवस्था भारत की विशेषता, तो भारत के अंदर जाति हमें देखने को मिलती है, अलग अलग जातियों लोग उसके हिसाब से हमारे डोमिसाइल भी बने होते हैं। भाई पेशे का वंशानुगत, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि पेशे के आधार पर उनका वंशानुगत विभाजन है कि वो जिस पेशे के अंदर उसने जन्म ले लिया उसके आधार पर उसकी अलग जाति। सामाजिक अलगाव है, भेदभाव के कारण, जातियों के कारण। महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर, भाई ज्योतिबा फुले पेरियार ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है काफ़ी आंदोलन किए थे कि इस जाति भेदभाव को हम खत्म करें। संविधान ने क्या किया? छुआछूत पे प्रतिबंध लगा दिया, समानता का अधिकार की सारे के सारे लोग क्या हैं? समान है, और अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत जैसा व्यवहार करता है, तो उसके अनुसार वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। आधुनिक भारत में बदलाव हुआ भाई, शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास से जाति की पकड़ कुछ कम हुई है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे बेटा आप लोग जैसे क्लास में पढ़ते हो, आप अपने दोस्तों से उनकी कभी जाति नहीं पूछते हो, तो ये किसका प्रभाव है? शिक्षा का ही प्रभाव है कि हम वहाँ नहीं पूछते, हम एक साथ मिल के रहते हैं, हमें पता होता है किसकी क्या जाति है और हम एक साथ मिल करके खाना है, खेलना कूदना सब एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा से कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं।
परंतु अभी भी जाति आधारित विवाह, यहाँ जो जातीय सिस्टम अभी है, विवाह हमारे जो होते हैं जाति आधार पे होते हैं, और छुआछूत असमानताएं भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी भी कुछ कुछ एरियाज के अंदर अभी भी देखने को मिलती हैं, जिसको हमें क्या करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। अब बात करते हैं जाति में राजनीति। तो कई बार भी राजनीति में जाति होती है, जाति में राजनीति कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे उम्मीदवार चयन और सरकार गठन में जातियों का ध्यान रखती है। तो जो हमारा ये चुनाव प्रणाली है, यहाँ बहुत भयंकर सिस्टम है कि जो उम्मीदवार को खड़ा करती हैं पार्टियां, वो इस आधार पे करती हैं कि ये इस जाति के लोगों का क्षेत्र है, तो मैं यहाँ से इसी जाति के व्यक्ति को हम टिकट दें ताकि हमारी पार्टी जो है इस चुनाव में जीत पाए। पार्टियां जातिगत समर्थन पाने की भी कोशिश करती हैं, तो जो जाति जिस एरिया के अंदर ज़्यादा होती है वहाँ उसके जाति के व्यक्तियों को ही टिकट देगी, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता बनाएगी, तो इस प्रकार से ताकि उनका समर्थन को मिल सके। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से पिछड़ी जातियों में चेतना आई है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि भाई जो मताधिकार है यानी कि वोट डालने का अधिकार मिला, उससे कई पिछड़ी जातियों में अब जागृति आ रही, चेतना आ रही है, वो अब सोच समझ के वोट डाल रही हैं। जाति और राजनीति का दो तरफा संबंध है। राजनीति भी जातिगत पहचान को बदलती है। तो ये दोनों ही तरह का संबंध, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया कि जाति आधार पे वो देखते हैं कि किस जाति के लोग यहाँ हैं और उसका आधार पे उम्मीदवार खड़ा करती हैं पार्टियाँ। दूसरा, राजनीति जातिगत पहचान को बदल भी देती है कि धीरे धीरे राजनीति से जो है वो हमारी एक तरह से भाई जिस जाति के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच गए राजनीति के अंदर, तो फिर वो धीरे धीरे वो जो उसके साथ जो अन्य समाज के लोग भेदभाव कर रहे थे, कहीं ना कहीं छुआछूत जैसा व्यवहार कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दलित पिछड़ी जातियों के लिए सत्ता तक पहुंचने और अधिकार पाने का अवसर है। तो हमारे जो संविधान में कोई भी व्यक्ति है वो सत्ता तक पहुंच सकता है। इसके लिए संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जिसमें आपका लगभग 87 जो सीटें हैं वो एमपी के लिए रिजर्व की हुई हैं हमारे संविधान ने, 84, और ये 47 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। लेकिन केवल जाति पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह, बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाती और तनाव को बढ़ावा देती है। अगर जाति आधार ही राजनीति अगर हम करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए क्या है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और बड़े मुद्दों से हमारा ध्यान भटक जाता है, विकास जैसी चीज़ों के हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में हम केवल ये देखते हैं कि हाँ ये मेरी जाति का व्यक्ति है, मैं इसको ही वोट दूँ, ये फलां जाति का मैं इसको वोट नहीं दूंगा, तो इससे आपस में फिर तनाव भी बढ़ता है। तो इस सारे का निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, निचोड़ क्या है, सामाजिक विभाजन लोकतंत्र में स्वाभाविक है। तो समाज का विभाजन भाई विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले, चाहे वो जाति आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लैंगिक आधार पे हो, तो वो अलग अलग विभाजन वो स्वाभाविक है, वो मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी देश में चले जाओ, हर एक व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। यदि इन्हें सही दिशा मिले, अगर हम इन चीज़ों को सही दिशा में लेके जाएं तो ये समानता और भागीदारी जो है वो बढ़ाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं भाई, अगर हम इसको पॉजिटिव वे से लें। लैंगिक, धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर जागरूकता व राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो इस चीज़ में हमें जागरूकता लेके आनी है और प्रतिनिधित्व को ठीक बनाना है, तो ये जरूरी भी है। परंतु केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अगर राजनीति कैसी होगी, केवल जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित, यानी धर्म कहें या सांप्रदायिकता, जो वर्तमान में वैसे धर्म बहुत बढ़िया शब्द है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, लेकिन हम वर्तमान में धर्म सांप्रदायिकता के उसमें समानार्थक में ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता या जातिवाद है, अगर केवल इस पे आधारित हम राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चीज़ें हानिकारक होंगी। तो बेटा ये आपका जो है लेसन का रिवीजन यहाँ समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो आपका जो अर्थशास्त्र वाली बुक है, आर्थिक विकास की समझ, उसके जो 3 लेसन हैं हम उसका रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर और सभी को नमस्ते।